नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपको यह समझने का अधिकार है कि आप जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लोग उनकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, सब लोग जानेंगे, समझेंगे और हम जो चाह रहे हैं वैसा ही लोग जानने और समझने लगेंगे। ऐसा होता भी है, जो आप चाहते हैं लोग वैसा समझता भी है। लेकिन कई बार लोग आपकी चालाकी को बिटवीन द लाइन पढ़ लेते हैं, ये भी होता है। तो कुछ लोगों के संदर्भ में पता नहीं क्यों हमेशा उनकी चालाकी पकड़ी जाती है। वो कोशिश तो करते हैं कि उनकी चालाकी पकड़ी ना जाए, लेकिन वो पकड़ में आ जाते हैं। अब ताजा उदाहरण आ रहा है इस कॉकरोच पार्टी का। जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जंतर मंतर पर लैंड हुआ, उस दिन से मैं ही नहीं बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये किसकी उपज है, कौन इसके पीछे है, क्या एजेंडा है, क्यों करना चाहते हैं। सबका एक मिला हुआ कंसर्टेड एफर्ट है, जिसकी लैंडिंग दोबारा हुई है जंतर मंतर पे। और बहाना बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान। फिर एक बार कह रहा हूं, डिस्क्लेमर देते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए नीट के घोटाले में और सीबीएसई का जो स्कैम हुआ है उसके मामले में। हालांकि उसके बाद भी पेपर लीक अभी तक रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है। लेकिन नीट की जो अभी जो परीक्षा हुई है वो अब तक जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसके लीक होने की कोई खबर नहीं आई है। तो कम से कम एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार चाक चौबंद हुई और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ है, गलती का एहसास हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड किया है, मैं इस बात को मानता हूं, मुद्दे के साथ हूं। लेकिन मुद्दे को सामने रख करके जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको एक्सपोज क्यूबाइब नेटवर्क ने पहले दिन किया। और आज जो मेरा एक्सपोजे था, जो क्यूबाइब नेटवर्क का एक्सपोजे था, आज वो पूरी तरह से साबित हो गया कि जो कुछ भी क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था वो संपूर्ण रूप से सत्य था। क्या हुआ आज? पिछले 7 दिनों से जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। और वो प्रदर्शन मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस जैसी संस्था ने भी कहा है कि वो फेल हो गया। अब कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने वाले लोग जो वहां पहुंचे हैं, सोनम वांगचुक बहुत पहले ही पहुंच गए थे। 28 जून से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और कल 1 जुलाई को कुछ बड़े बड़े महारथी पहुंचे। उसमें से एक महारथी की मैं इज्जत करता हूं एडवोकेट के रूप में, और मैं बार बार कहता हूं उनसे मेरे मेरे अच्छे संबंध हैं। लेकिन एक एडवोकेट के रूप में और कुछ मुद्दों पर कोविड के दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे मैं उससे सहमत था, आज भी सहमत हूं, आगे भी सहमत रहूंगा। लेकिन और जो बाकी मुद्दे हैं उस पर मेरी असहमति रहती है, मैं उस पर सहमत नहीं हूं। अभी जो एजेंडा चल रहा है मित्रों, अब ये एजेंडा देखिए। मैंने कहा था आपको कि कॉकरोच पार्टी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आज वो षड्यंत्र सामने आ गया। कल पहुंच गए योगेंद्र जी यादव, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री पहुंची सागरिका घोष, और एक अंजलि भारद्वाज हैं, एक्टिविस्ट हैं और उनका फोर्ड फाउंडेशन से सीधा संबंध है, बिल गेट्स फाउंडेशन से उनका संबंध है। डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑक्सफोर्डियन है अंजलि भारद्वाज जी। तो अब उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरह से वो एंटी नेशनल कोई काम कर रही है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन रिश्ते हैं इन सारे संस्थानों से जो संस्थान संदेह के घेरे में हैं। लेकिन मैं अंजलि भारद्वाज पर कोई संदेह स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, या नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन वो उन संस्थानों से जुड़ी हुई हैं जो संदेह के घेरे में हैं। अब श्रीमान योगेंद्र जी पहुंचे, योगेंद्र यादव जी पहुंचे उनको समर्थन देने के लिए। और मैंने शुरुआत में ही कहा था
कि इस सब के पीछे ये संगठन जरूर होगा और ये अंततः अभी ये जो अभिजीत दिपके हैं या जो दास है या जो आशुतोष करके एक व्यक्ति था वो है, वो सब आम आदमी पार्टी से निकले हुए हैं। ये जो दास है, ये वरुण दास की पता नहीं कौन दास है, मैं नाम भूल जाता हूँ। ये दास तो कारावान मैगज़ीन के लिए काम करता था और वो अभी 1-2 आर्टिकल भी छापा था। इन्हीं की आरटीआई को आधार बना करके आरटीआई को मतलब ये सभी षड्यंत्रकारी हैं। आरटीआई को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई हो रही थी स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में, उनके खिलाफ आरोप लगाया कि स्वर्णकांता शर्मा गई थी अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में, उनके बेटे-बेटी सरकारी पैनल पर हैं, इसलिए वो न्याय नहीं कर सकते। इसी सज्जन दास का वो रिपोर्ट थी। इसी को आधार बना करके उन्होंने ये कहा था। तो इसका मतलब ये था नहीं, ये लोग सब बिहाइंड द कर्टेन बात करते हैं और फिर षड्यंत्र निकालते हैं कि कौन सा तरीका निकाला जाए, किसको आज फ्लैश किया जाए मीडिया में। तो ये सभी एक ही हैं और फिर वही संगठन दलितों और मुस्लिमों का एक गठजोड़। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बड़े मुस्लिम संगठनों ने इस बार खुद को इससे अलग रखा। उनके अपने कारण हैं, वो इसमें जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर मूवमेंट बन जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी पिक कर ले, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और ये पूरा मूवमेंट बटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए यहां पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अलग गीत गा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोई नेता नहीं गए यहां पर। टीएमसी की वो नेता पहुंची हैं जो नेता नहीं है, जंतर मंतर पर जाने में उनको अच्छा लगता होगा तो वो पहुंच गई है। लेकिन ये तो जिनको प्रधानमंत्री मोदी कहते थे आंदोलनजीवी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूं और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। आंदोलन करना कोई आंदोलनजीवी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी में उनको अपेक्षा लग रही है कि ये आंदोलन बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बड़ा हो सकता है किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो एजेंडा ये नहीं है धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। पूरे भाषण में लगभग 15-20 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। उस पूरे भाषण में 15-20 मिनट के भाषण में 1 या 2 बार नीट का नाम आया। बाकी बार वो वही बात कह रहे थे वो जो उस अपने विश्वविद्यालय में कहा करते हैं, जो दक्षिणी दिल्ली में है, जिस विश्वविद्यालय के वो प्रोडक्ट हैं। उस विश्वविद्यालय परिसर में जितनी बात वो कहते थे या जिस तरह से जो वहां का स्टूडेंट यूनियन है, लेफ्ट लीनियन स्टूडेंट यूनियन, जो सारी बातें एग्रेसिवली कहता है, ठीक वही सारी बात योगेंद्र जी वहां पर कह रहे थे। कच्छाधारी, ये शब्द है उनके, कच्छाधारी। कच्छाधारी क्या अपॉइंटमेंट हो रहा है विश्वविद्यालयों में? ढेले भर का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, कच्छाधारी के कहने पर हो रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले 12 वर्ष में एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ। अच्छी बात है, मैं भी इस बात से आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक डेटा दिया था। आप मेरे पुराने अगर कार्यक्रम को निकालेंगे तो शायद आपको वो डेटा मिल जाएगा। 2004 से 2014 तक जो कमर्शलाइजेशन हुआ ना, वो अद्भुत हुआ। और उसी कमर्शलाइजेशन की उपज है अशोका यूनिवर्सिटी, उसी कमर्शलाइजेशन की उपज है टाइम्स ग्रुप। ये 2012 में नहीं बना, 14 में नहीं बना है टाइम्स ग्रुप का। उसी कमर्शलाइजेशन का है जिंदल यूनिवर्सिटी, उसी कमर्शलाइजेशन का उपज है नाडार यूनिवर्सिटी, उसी कमर्शलाइजेशन की उपज है। अभी आप देखेंगे दिल्ली और चंडीगढ़ रोड पर आप चले जाएंगे तो कितने विश्वविद्यालय आपको सोनीपत, पानीपत में मिल जाएंगे। आज नहीं बने हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज, तो वो किस दौर में बन गए? इसको कहते हैं धूर्तता। इसको कहते हैं, एक शब्द उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली इसी में हर सरकारों ने किया, लेकिन वो छुपा गए। अरे भाई, राजनीति करते हैं आप तो ये बोलिए कि कांग्रेस की सरकारों ने भी किया कमर्शियलाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी किया कमर्शियलाइजेशन। इसको कहते हैं स्पष्टवादिता, ईमानदारी से चीजों को सामने रखना, इस पॉलिसी पर विचार करना। कहा कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन पर बात करने की का अधिकार है, प्रधानमंत्री को एजुकेशन पर बातचीत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख हैं। ये उस विश्वविद्यालय की बड़ी खासियत है, वो डिग्री में बड़ा यकीन करता है। ये उस विश्वविद्यालय की ही खासियत है, जिस विश्वविद्यालय के ये प्रोडक्ट है। प्रधानमंत्री को ये मूर्ख कह रहे हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके पास इनके जैसे विश्वविद्यालय से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या डॉक्टोरल कोई डिग्री नहीं है उनके पास, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उनको कह रहे हैं कि ये मूर्ख है। उनको शिक्षा पर बोलने का अधिकार नहीं है, जो वो मन की बात में करते हैं। ठीक बात है, मैं मान लिया मन की बात में करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक को करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन अब उनका एफिलिएशन क्या है, इस पर भी मैंने विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन सोनम वांगचुक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा गलत काम उन्होंने नहीं किया है। थोड़े बहुत जो आरोप लगते हैं कि आईएसआई से और इससे उससे, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये श्रीमान जाकर के कह रहे हैं कि कक्षाधारी का विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट हो रहा है, कक्षाधारी ही सब जगह आ रहे हैं और मूर्खों की जमात लग रही है, तो हमें उनसे बचना है। और इन्होंने कहा मजदूर संगठन को बुलाइए, किसान संगठन को बुलाइए, और इनकी धूर्तता स्पष्ट हो रही है, इनकी बेईमानी साफ दिख रही है कैमरे पर। वो कह रहे हैं मजदूर संगठन को, किसान संगठन को, सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्प्लॉय संगठन हैं, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए, सारे देश भर के संगठन को बुलाइए। ये कह रहे हैं कि विपक्ष से भी बड़ा विपक्ष संगठन है, अलग अलग संगठन है, मतलब वो सारे संगठन विपक्ष में ही है। वो एक भी संगठन सरकार के साथ नहीं है। किसानों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, मजदूरों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, ये सारे आ जाने चाहिए। अब ये ख्वाब देख रहे हैं। प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कोई बात नहीं है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत जी के मुद्दे पर। लेकिन योगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और 2011 में जो जंतर मंतर पर था, आपने उसकी पुनरावृत्ति कर दी है, और तकरीबन इतने ही लोग थे जितने लोग 2011 में थे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर सिकुड़ गया था, आंदोलन करने का स्पेस कम कर दिया इस सरकार ने, लेकिन ये जो मूवमेंट अभी हुआ है उससे आंदोलन करने का स्पेस बढ़ गया है। इनमें इनको आशा दिखाई पड़ रही है, भविष्य दिखाई पड़ रहा है। किसका? 22 लाख बच्चों का नहीं। वो सीबीएसई स्कैम में जो 18 लाख बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, उसका नहीं। 3 भाषा की अनिवार्यता कर दी, अब हटा दिया सीबीएसई ने कि इस बार नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। इस बार से ही उन्होंने लागू कर दिया था, लेकिन कोई कमेटी ने रिपोर्ट दी कि नहीं, 3 भाषा एक साथ अगर आप मैंडेटरी करेंगे तो वो ठीक नहीं है, हटाया। उनमें इनका भविष्य नहीं दिख रहा है, अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा फोरम हो जाए जिसकी पॉलिटिकल एक इमेज बने और पॉलिटिकल स्टेक ले लें। वो स्टेक 5% हो, 10% हो, 20% हो, ये आगे देखा जाएगा। इसलिए ये सब कह रहे हैं कि सारे संगठन को बुलाइए, सबको बुलाइए, यही एक बहाना है। विद्यार्थियों, जेन जी का मूवमेंट करना है, सबको बुला करके सड़क पर उतारना है। और वो कोट कर रहे हैं कि लोहिया ने कहा था कि अगर संसद खाली हो, सड़क खाली होगा तो संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया को कोट कर रहे हैं। लोहिया के मानस पुत्रों को आप देख ही रहे हैं, कौन कौन है मानस पुत्र। और एक बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि समाजवादी और साम्यवादी और पूंजीवादी, इसका बड़ा एक मौलिक फर्क है। अब उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये समाजवादी जो है लोहिया का जिक्र कर रहे थे कि संसद, सड़क अगर सूना है तो संसद आवारे हो जाएगी। तो सड़क को सूना नहीं होने देना है, सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आंदोलन के लिए सबको उतरना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस से आजादी, एजेंडा देखिए क्लियर है, एजेंडा साफ है, एजेंडा साफ है। उस संगठन जो 100 वर्ष से अनवरत काम कर रहा है, आलोचना समालोचना के घेरे में वो आ सकता है। कोविड के दौरान मैं उनकी भूमिका पर संदेह कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, कई चीजों में गलतियां हुई होंगी। अभी राम मंदिर का विषय आया है, गलती हुई है, उसको वो करेंगे, दुरुस्त करेंगे। 100 वर्ष से जो लगातार संघर्ष कर रहा है, उससे आजादी इनको चाहिए। उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं ये, लेकिन उनसे आजादी चाहिए। खुलेआम ये कह रहे हैं, खुलेआम, कि देश में एजुकेशन का माहौल खराब हो। एजुकेशन का माहौल इस सरकार ने नहीं, पुरानी सरकार ने ही शुरू कर दिया था। ये वहां पर एक भी सवाल नहीं पूछा इन्होंने
भाई कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चल रहा है, यह सवाल नहीं उठाया इन्होंने। कोटा बाजार बन गया है, यह सवाल नहीं उठाया उन्होंने। योगेंद्र यादव ने यह सवाल उठाया ही नहीं कि कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट आईपीओ लॉन्च कर रहा है अपना, वो शेयर मार्केट में जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को धीरे धीरे जैसे अस्पतालों को खत्म किया गया, उसी तरीके से प्राइवेट एजुकेशन ने उसको खत्म किया। क्यों? क्योंकि आपने पूरी पॉलिसी गलत कर दी। शिक्षक को भी रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन में घेर दिया आपने। नॉन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, शिक्षा की क्या क्या आलम होना चाहिए शिक्षा का, उसको भी आपने अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच सब में बांट दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, कॉलेज की स्थिति ठीक नहीं है, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। किया किसने खराब, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लाखों रुपए एक पेरेंट्स अपना जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोटा में कोचिंग कराने के लिए, कर्जा लेकर के बच्चों को भेज रहे हैं कोटा पढ़ाने के लिए। बिहार, अकेले बिहार से ट्रेनें भर भर करके जाती हैं कोटा। इस पर योगेंद्र यादव ने एक शब्द नहीं कहा। अगर बच्चों की पढ़ाई स्कूल में ही, और अगर इस तरह का एजुकेशन हो कि बिना कोचिंग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर स्कूल और कॉलेज क्यों हैं, उसको बंद कर दिया जाए। भाई आपको प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए ना जो स्कूल के सिलेबस के साथ है, जिसकी पढ़ाई स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए। वो नहीं होगी। आप सिलेबस के बाहर पूछेंगे सवाल, या आप ये कह दें कि नाकारा है, स्कूल एजुकेशन पर्याप्त शिक्षा देने में असफल है, कॉलेज एजुकेशन पर्याप्त शिक्षा देने में असफल है, तो हॉलिस्टिक एजुकेशन नहीं हो रहा है। और हॉलिस्टिक एजुकेशन कहां मिल रहा है? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, जहां क्वेश्चन आंसर को कैसे ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं यह बताया जा रहा है। इस पर मूल सवाल पर योगेंद्र यादव कोई सवाल नहीं उठाएंगे। वह योगेंद्र यादव सवाल उठाएंगे कि सड़क पर उतर जाओ, सारे संगठन को इकट्ठा कर दो। तो कॉकरोच पार्टी का एजेंडा धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। उनको मालूम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देगी सरकार, उसे कैबिनेट से नहीं निकालेगी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने लीक करवाया। ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जाकर के लीक करवा रहे हैं। जैसे रेलवे एक्सीडेंट में लेना चाहिए जिम्मेदारी रेल मंत्री को, लेकिन रेल मंत्री ने एक्सीडेंट करवा दिया, ऐसा तो है नहीं। हां, अंततः उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बार बार हो रहा है, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2024 में जब लीक हुआ उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो क्यों नहीं रहा है, ये सब करिए, ये सवाल है। लेकिन ये पूरे भाषण में, योगेंद्र जी के पूरे भाषण में ये सारी बातें नदारत थी कि किसान को संगठन को बुलाइए, मजदूर संगठन को बुलाइए, सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाइए, लेकिन मंच आपका हो, एजेंडा कुछ और है। अब वहां लड़ाई दूसरी हो गई है। ये जो आंदोलन है, जो कि फुस हो चुका है, इस आंदोलन में कोई दम नहीं है। कहीं अगर ऐसा होता तो स्वतः स्फूर्त पेरेंट्स वहां पहुंच रहे होते, बच्चे पहुंच रहे होते, लेकिन ना तो बच्चों को इस बात का एहसास है कि वो हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी एहसास है कि हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स वहां नहीं पहुंच रहे हैं। वो लेफ्ट लीनियंट जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आयसा, आईफा, स्टूडेंट यूनियन, डपली गैंग, ये सब वहां पहुंच गया है। वो डपली चल रहा है उनका, वो आजादी चाहिए, वो आजादी के नारे भी चल रहे हैं, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी, ये सब चलना शुरू हो गया है। उनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, डपली बजाने में उनको मन लगता है। एक खास वर्ग है विश्वविद्यालय में जो यही डपली बजाने का काम करता है, और आज से नहीं कर रहा, वर्षों से कर रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसकी अपनी उपयोगिता है, अगर अच्छे मुद्दे पर डपली बजाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे मुद्दे पर डपली, हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकारें निरंकुश हो गई है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि डपली बजाने वाले की भी कुछ उपयोगिता है, उस रूप में मैं मानता हूं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये डपली बजा रहे हैं, उनको बजाने देना भी चाहिए, उनका समर्थन भी करना चाहिए, अगर इनसे मुद्दे का समाधान हो जाए, और अगर समाधान होता है तो उनको बधाई भी हो। एजेंडा लेकिन दूसरा है, सत्ता परिवर्तन का है। इस पूरे मूवमेंट का स्टेक होल्डर कौन होगा? आम आदमी पार्टी होगा, कांग्रेस पार्टी होगा, समाजवादी पार्टी होगा, या इनका जो जन सुराज है वो होगा, या इनका सुराज जो है स्वराज पार्टी होगा वो होगा? कौन होगा ये पता नहीं चल रहा है। हो सकता है योगेंद्र यादव की अपनी प्लानिंग हो
कि भाई हम लोग एक नया राजनीतिक फोरम बनाएंगे, वो मूवमेंट बनाएंगे और वो फिर अलायंस कर लेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी अलग आंदोलन कर रहे हैं हर जगह जाकर के। एक इनके स्वनाम एक पत्रकार हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भैया ये आंदोलन ही फुस हो गया, क्योंकि इसमें क्रेडिबल लोग नहीं है। वो कह रहे थे कि इनका आंदोलन इसलिए फुस हो गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो स्ट्रैटेजी से किया गया था। उसमें जजेस को ले लिया उन्होंने, आईपीएस ऑफिसर को ले लिया, कवि को ले लिया, पत्रकारों को ले लिया, सबको खड़ा कर, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी, बाबा रामदेव को लिया, रविशंकर को लिया, सबको खड़े करके आंदोलन खड़ा कर दिया। उस तरह का इनके साथ कोई नहीं है। वो सलाह दे रहे हैं कि इनको अगर आ जाता तो वो भी हो जाता। एक दर्शन, सही दर्शन के साथ देश में कोई संगठन अगर खड़ा होता है, उसको जन समर्थन जरूर मिलेगा, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनका एजेंडा हो कि हमारा दर्शन जो है राष्ट्रीय चेतना को बनाना है और राष्ट्र को मजबूत करते हुए पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं गड़बड़ी कर रही है, उसकी गड़बड़ी को एक्सपोज करना है, तो उन्हें जरूर जन समर्थन मिलेगा। लेकिन वो अगर मुसलमानों को अलग रास्ते पर, दलितों को अलग रास्ते पर, अगड़ों को अलग रास्ते पर, ओबीसी को अलग रास्तों पर, ये कॉम्बिनेशन का खेल खेल करके वो अगर चाहते हैं आगे बढ़ना, तो इस राष्ट्र की आत्मा में कुछ तो बात है कि ऐसे लोगों की चालाकी को फौरी तौर पर पहचान लेती है और उन्हें सफलता मिलती नहीं है। वही हुआ आज जंतर मंतर पर। ये लोग फुली एक्सपोज हो गए कि पर्दे के पीछे एक कॉकरोच के जो लोग थे, अब वो मंच पर आ गए और अपनी बात कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ढाक के 3 पात रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।